Question number 50. Figure shows two blocks A and B, each having mass of 320 gram, connected by a light string passing over a smooth pulley. देखो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं और दोनों का मास दे रखा है. मासेज आर 320 ग्राम और इसका भी मास कितना है 320 ग्राम. ये जो कनेक्टेड है ना, दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ एंड लाइट पुली. ओके, नेक्स्ट. The horizontal surface on which block A can slide is smooth. ये जो surface आप देख रहे हो, this is smooth. Block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. देखो, ये एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ओके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है 40 न्यूटन पर मीटर. ओके, initially the spring is vertical and unstretched when the system is released to move. देखो, जब आपने सिस्टम को यहां से रिलीज किया तो ये अनस्ट्रेच्ड है, मतलब इसका नेचुरल लेंथ भी कितना होना चाहिए, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि क्या लिखा है कि गिवन इनिशियल कंडीशन में, देखो इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड. ओके, मतलब नेचुरल लेंथ जो है इसका कितना हो जाएगा, नेचुरल लेंथ विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. करेक्ट. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस. जब ये ब्लॉक सरफेस से इसका ब्रेक ऑफ होगा, ओके, मतलब जब ये सरफेस को लीव करेगा, तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए. ए की वेलोसिटी कितनी होगी. ओके, ध्यान से देखना. देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है. कभी भी दो सरफेस के बीच में ब्रेक ऑफ हुआ मतलब कांटेक्ट खत्म हुआ, मतलब नॉर्मल जीरो. ब्रेक ऑफ implies no contact okay, and no contact implies normal is equal to zero. मतलब देर जब कांटेक्ट छूटेगा, जब ब्रेक ऑफ होगा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक ए के बीच में नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू जीरो. करेक्ट. अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर. देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है. देखो, जो स्ट्रिंग है ना, या सॉरी जो स्प्रिंग है, उसको मैं सिर्फ एक सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन. मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द ओके, ये इनिशियल कंडीशन हो गया. इनिशियली जो आप स्प्रिंग देख रहे हो वो कहाँ पे है, अपने नेचुरल लेंथ पे है. तो स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ. करेक्ट. अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत सारी चीजें अज्यूम कर सकते हो. एक चीज तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ब्लॉक आगे की तरफ एक्स गया. दूसरा अज्यूम कर सकते हो कि ये जो स्प्रिंग है ये कितने एंगल से टर्न हो गया, ये एक एंगल थीटा से टर्न हो गया. ये भी एक तरीका है. ओके, तो इन फाइनल कंडीशन वी विल अज्यूम कि स्प्रिंग टर्न्स बाय एन एंगल थीटा. ओके, और उससे हम लोग एक्स निकालेंगे. समझ में आ रहा है. मैं फिर से बता देता हूँ, दो तरीके हैं. या तो आप अज्यूम कर लो कि ब्लॉक आगे की तरफ एक्स मूव किया, तो ये भी ब्लॉक कितना नीचे की तरफ मूव करेगा, एक्स. करेक्ट. फिर उसके हिसाब से क्या मैं यहाँ पे स्प्रिंग का नया लेंथ निकाल सकता हूँ, यस.
दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग एंगल थीटा के टर्म्स में अज्यूम करेंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि वी अज्यूम स्प्रिंग टर्न्स बाय एन एंगल। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज स्प्रिंग। ओके, सो वी अज्यूम स्प्रिंग टर्न्स बाय एन एंगल थीटा। तो ध्यान से देखना फाइनल सिचुएशन कुछ कैसा दिखेगा हम लोगों को। ये जो ब्लॉक है ये आ जाएगा कुछ आगे की तरफ ऐसा। ओके, ये सिर्फ वर्टिकल लाइन मार्क करेंगे हम लोग रेफरेंस के लिए। ये मैंने मार्क कर दिया। और हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये कितना एंगल टर्न करेगा, दिस इज टर्न बाय एन एंगल थीटा। ओके, ये हो गया फाइनल कंडीशन। ओके, अच्छा फाइनल कंडीशन में एक चीज और ध्यान देना कि ये जो ब्लॉक है, देखो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये कितना नीचे आ जाएगा, जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो ब्लॉक है वो आगे चला उतना ही ये जो ब्लॉक है ये आ जाएगा नीचे। अब देखो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे याद रखना, दोनों ब्लॉक का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, किसी तरीके का सर्कुलर मोशन का यहाँ कंसेप्ट नहीं लगा देना है। ओके, कुछ बच्चों को लगता है कि सर्कुलर मोशन भी हो रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जनरली नहीं ऑब्जर्व करते हैं बच्चा ऐसा, गलत। लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इस पॉइंट के अबाउट तो ये एम सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो कि गलत है। दोनों ब्लॉक प्योर ट्रांसलेशन मोशन में है। करेक्ट। अब देखो इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या था, दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। कितना होगा ये, दिस इज इक्वल टू एल। एल मतलब 40 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ओके, ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई कॉस थीटा। आप चाहो तो ये कैलकुलेट कर सकते हो बड़े प्यार से। ओके, मान लो ये एक्स है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। तो एक्स cos theta is equal to L. Okay, this implies x is equal to L by cos theta. आप L को ऐसे लिख सकते हो, L is equal to 40 सेंटीमीटर, that is 0.4 मीटर। Okay, this is the initial length, initial length। Okay, इसको मैं L1 लिख देता हूं, जो फाइनल लेंथ हुआ ना दैट इज L1। फाइनली ये जो स्प्रिंग है देखो, दिस इज द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट होगा। और ये स्प्रिंग इलोंगेट होकर इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L1 के इक्वल। तो L1 इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन फाइनल पोजीशन, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये देखो ये फाइनल लेंथ है और ये क्या है, इनिशियल लेंथ। देयरफॉर इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन इज इक्वल टू एक्स। करेक्ट, इसके अंदर इलोंगेशन कितना आ जाएगा, इलोंगेशन होगा एक्स के
equal, and this will be equal to final length minus initial length. ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। L1 की वैल्यू आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, L बाई cos थीटा माइनस एल के इक्वल, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ओके, लेट अस से कि दिस इज ब्लॉक ए, यदि ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, चलो ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर देता हूं एक बार। देखो यहां पे यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और एक यहां मैं वर्टिकल लाइन ऐसा खींच दूं, दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। अब मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, ओके। ए ब्लॉक कौन सा है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, ध्यान से देखना। नीचे लगेगा mg, ओके, ये जनरल इंस्टेंट पे बता रहे हैं, और जब ब्रेक ऑफ होगा तो नॉर्मल मैं 0 लिख दूंगा, दिस इज नॉर्मल। यहां से क्या लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, k इंटू एक्स। याद रखिएगा कि दिस एंगल इज थीटा, और यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा स्ट्रिंग में एक टेंशन टी, स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन टी होगा ना, दिस इज टेंशन टी। यहाँ पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, कि एक्स फोर्स लगाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। ये क्या हो गया, दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से सुनना, जब इसका ब्रेक ऑफ होगा तो उस कंडीशन में नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0, ओके। नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो के एक्स के दो कंपोनेंट यहाँ पे दिखा सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, यहां से क्या लगेगा, टेंशन टी, यहां से क्या लगेगा, के एक्स साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, के एक्स कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई भी फोर्सेस बैलेंस्ड है या नहीं है हमें ये नहीं पता, कंडीशन क्या है, कंडीशन है ब्रेक ऑफ की, ओके। आप ये मत बोल देना कि सर टेंशन विल बी इक्वल टू के एक्स साइन थीटा, यहां से कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है। ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा आगे चल के। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज पता है कि फॉर ब्रेक ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 0, ओके। हम लोग ये बता सकते हैं कि ये वर्टिकल फोर्सेस दे आर बैलेंस्ड, ओके। इसका मतलब के एक्स कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, के एक्स कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। लेकिन हमें इक्वेशन कब लिखना है, जब ब्रेक ऑफ हो, ओके। फॉर ब्रेक ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू 0, ओके। therefore kx cos theta इज इक्वल टू mg। चलो अब एक एक वैल्यूज रखते हैं हम लोग। k की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर मीटर, या फिर एक स्टेप और आगे जाके लिखेंगे हम लोग, x हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, L बाई कॉस थीटा माइनस L, दिस इज इक्वल टू x, ये हो गया कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू mg। k की वैल्यू रख दो 40, ओके। आप चाहो तो L को कॉमन भी ले सकते हो फिर रखना, तो k L
एल को कॉमन ले लिया, या फिर आप ऐसे लिख लो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा माइनस एल। ओके। अच्छा, आप चाहो तो लास्ट में भी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इंप्लाइज के इंटू एल 1 - cos θ इज इक्वल टू एम जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मासेस को इस तरीके से ऑथर ने दिया है ताकि सारी वैल्यूज बहुत ही सिंपल आ जाएं। तो के कितना है, के इज 40 N/मीटर। ओके, एल कितना है, लेंथ ये है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 40/100, या फिर 0.4 भी लिख सकते हो। 1 - cos θ, मास कितना है, मास इज 320 ग्राम, तो ग्राम में तो रखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, इंटू जी। जी की वैल्यू क्या बुक में दिया है 10 लेने को, यस। ओके, अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर जो आप ध्यान से देखो तो दिस इज, इधर पे आ जाएगा 16, ये इतना तो कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं। दिस इज 1 - cos θ, ये कितना आ जाएगा 3.2, या फिर 32/10 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब 1 - cos θ, क्या ये कैलकुलेशन किया जा सकता है 2/10 या फिर 1/5? तो यहां से 1/5 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, और cos θ चला गया किधर, राइट साइड में। सो व्हाट इज cos θ? cos θ इज 4/5। तो बहुत ही स्टैंडर्ड एंगल आ गया ये तो, 37 डिग्री, करेक्ट। देयर फॉर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये काम तो हो गया। ओके, इसका मतलब हमने एंगल निकाल लिया कि जब स्प्रिंग, ओके, जो स्प्रिंग है कितने एंगल से टर्न करेगा, बाय एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज, तभी ब्रेक ऑफ होगा। देयर फॉर व्हेन स्ट्रिंग टर्न्स बाय एन एंगल, सॉरी, स्प्रिंग टर्न्स बाय एन एंगल 37 डिग्री, block breaks off from surface। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के फाइनली क्या करना है, चलो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, अगर जो भूल गया हो तो। अब क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट, मतलब इस सरफेस से जब ब्रेक ऑफ होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। मैं दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। ये है इनिशियल कंडीशन, करेक्ट। साइड बाय साइड ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे ड्रॉ कर देते हैं, या फिर छोटा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं साइड बाय साइड। थोड़ा डायग्राम को यदि मैं छोटा कर दूं, मैं साइड बाय साइड बनाना चाहता हूं ताकि आप इजीली इस चीज को कंपेयर कर पाओ। ओके,
ओके, अब चलो ध्यान से देखना। इनिशियली, अब इनिशियल और फाइनल कंडीशन लिखते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डायमेंशन भी मार्क कर सकते हो। ये नेचुरल लेंथ है। ओके, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है कितना, एल के इक्वल। ओके, दिस इज द नेचुरल लेंथ। ये जो एंगल थीटा देख रहे हो, थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। दिस इज लेंथ एल, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1। L1 इज इक्वल टू एल बाई cos 37 डिग्री। दिस इज इक्वल टू एल अपॉन cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5, दैट इज 5L/4। ओके, तो इलोंगेशन कितना आ जाएगा इसके अंदर, इलोंगेशन x will be equal to L1 minus L, okay, that is 5L/4 minus L, correct? So this will be equal to L/4। स्प्रिंग के अंदर इतना इलोंगेशन आ गया। ओके, यहां पे वेलोसिटी यदि मैं मार्क करूं, इसको आप डायरेक्टली x लिख दोगे, कोई दिक्कत? यहां पे यदि मैं इसको लिखूं तो इसके पास वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 और इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0। एज पर कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, यही अपने को फाइंड करना है। तो क्या इसकी भी वेलोसिटी एज पर कंस्ट्रेंट रिलेशन v होगी, करेक्ट? होगा क्या, ये जो ब्लॉक है ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये जो ब्लॉक है ये टुवर्ड्स राइट जाएगा और दोनों कुछ वेलोसिटी v गेन कर लेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप मार्क कर सकते हो। तो मैं इस चीज को दूसरे डायग्राम में लेके आता हूं। देखो, देखो इसको इनिशियली, इसको रेफरेंस लेवल मान लो फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहीं भी आप रेफरेंस अज्यूम कर सकते हो। दिस इज रेफरेंस लेवल। यहाँ पे मैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर लेता हूं। ओके, एक चीज अब और ध्यान से देखना, ये लेंथ कितना होगा। अपने के पास इलोंगेशन तो आ गया कि स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन होगा, L/4। ओके, L/4 का मतलब कितना, L इज 0.4 मीटर अपॉन 4, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। दिस इज द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक कितना आगे गया, ये भी तो निकाल सकते हैं ना कि ये ब्लॉक यहां से, ये ब्लॉक कितना आगे गया, ये वाला लेंथ। जितना ये ब्लॉक आगे जाएगा उतना ही ब्लॉक बी जो है वो नीचे आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लेंथ कैसे निकलेगा, ये लेंथ मुझे पता है। तो यदि मैं इसको कुछ y अज्यूम कर लूं, इफ दिस लेंथ इज y, तो tan थीटा विल बी y अपॉन l। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l। tan 37 डिग्री, ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे? इस ट्राइंगल को आप चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, इस ट्राइंगल को, तो यहां से tan थीटा लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यही मैं लिख रहा हूं, tan थीटा इज y अपॉन l। ओके, l की वैल्यू कितनी है, 0.4 के इक्वल, करेक्ट? तो tan 37 डिग्री क्या होगा, tan 37 डिग्री होता है 3/4, सो y अपॉन 0.4। तो यहाँ से तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और y कितना जाएगा, 0 पॉइंट। इसका मतलब ये जो ब्लॉक ए है ये कितना आगे गया, 0.3 मीटर आगे गया। तो ये ब्लॉक कितना नीचे आया, तो आप कहोगे कि सर ये जो ब्लॉक है ना ये 0.3 मीटर नीचे आया।
सो y इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। समझ में आ गया? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस लेवल मान लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। फिर हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ये ब्लॉक एंगल थीटा, सॉरी, ये जो स्प्रिंग है ना, दिस इज द स्प्रिंग, करेक्ट। ये एंगल थीटा टर्न हुआ, एंगल थीटा से हमने निकाल लिया थीटा की वैल्यू 37 डिग्री बाय यूजिंग ब्रेक ऑफ कंडीशन, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ v होगी, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ v के इक्वल होगी, करेक्ट। याद रखना, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, ओके। कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट इसके पास नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी ब्रेक ऑफ हुआ है, ओके। ब्रेक ऑफ के बाद कुछ देर बाद ये एक वर्टिकल कंपोनेंट गेन करेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ ब्रेक ऑफ पे ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ये ब्लॉक कुछ आगे गया, कितना आगे गया, 0.3 मीटर। तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आएगा 0.3 मीटर, ओके। अब यहां पे इफ वी कंसीडर बोथ ब्लॉक्स, प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ सिस्टम, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं हो रहा है, ओके। आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है, करेक्ट। कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जो भी फोर्सेस है दे आर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल या मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसका आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी दो होंगे, क्या क्या, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल। इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले ब्लॉक की 0, दूसरे ब्लॉक की भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। स्प्रिंग शुरू में नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, और जो ब्लॉक है वो रेफरेंस लेवल पे ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक का होगा ना, वही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ग्रेविटेशनल। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं ब्लॉक ए का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लिखोगे भी ना तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी आपका मन है कि सर मुझे तो ब्लॉक ए का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो मान लो कि ये यहाँ से एच रेफरेंस हाइट ऊपर है, ओके। लेट अस से कि यहाँ से ये एच हाइट ऊपर है, यहाँ से भी ये जो ब्लॉक होगा इस रेफरेंस से एच हाइट ऊपर होगा। तो यदि ब्लॉक ए की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा m, और ब्लॉक बी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली वो रेफरेंस लेवल पे ही है, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं फाइनल। फाइनली दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, देखो v है जो हमें कैलकुलेट करना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 0.1। तो चलो पहले सारी वैल्यूज हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक ए एच हाइट ऊपर है अभी भी, तो दिस इज एम जी एच,
ब्लॉक बी जो है वो कितना नीचे आ गया है, वाई हाइट नीचे आ गया है। ओके, सो दिस इज प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ब्लॉक बी इज माइनस एम जी वाई। ओके, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ब्लॉक बी है ये कितना नीचे है, वाई हाइट नीचे है, रेफरेंस के नीचे है, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी वाई। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज हमें एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एम जी एच। राइट हैंड साइड में ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एम जी वाई। ओके, एम जी एच और एम जी एच वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चे लिखते नहीं है इसको, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो कैंसिल आउट हो ही जाता है, वैसे लिखना चाहिए। चलो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की वैल्यू है 0.32 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ के इज कितना 40, x इज कितना 0.1 का स्क्वायर माइनस m इज कितना 0.32, g इज कितना 10 एंड y इज कितना 0.3। ओके, तो यहां से ये क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके, 0 इज इक्वल टू 0.32 वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 20/100। ये दिख रहा है, दिस इज 20/100 मतलब 0.2। ओके, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा माइनस 0.96, तो 0.76 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, 0.3 वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0.32 वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना 0.76, करेक्ट। दिस implies v square is equal to 0.76 upon 0.32, that is 76 upon 32। ओके, अब ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2.375। ओके, तो यहां से यदि इसका रूट लिया जाए तो v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2.375, ये आ रहा है 1.541, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके,